हेलो एवरीवन, आज है 9 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में। देखिए, लगातार डिक्लाइन यहाँ पर चल रहा है और आज के दिन अगर हम देखें तो इजराइल वॉर के चलते इंडियन स्टॉक मार्केट में भी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स में हालांकि गिरावट थी, निफ्टी 50 में गिरावट थी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा गिरावट थी वो स्मॉल कैप और मिड कैप में थी। और आलोक इंडस्ट्रीज आज 5% तक गिर चुका है। और ऐसा नहीं है, बहुत सारी स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनियां हैं जिसने 5%, 7%, 8% तक की बड़ी गिरावट दिखाई है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आलोक के बारे में, क्योंकि देखा जाए तो पिछले एक महीने में 13% की गिरावट है। और हालांकि एक बड़ी रफ्तार भी हमने देखी थी यहाँ पर, लेकिन अभी डिक्लाइन यहाँ पर चल रहा है। तो बातचीत करेंगे कि भैया कंपनी का जो सपोर्ट है यहाँ पर, इस शेयर का सपोर्ट जो है वो कहाँ पर है और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के क्या आउटलुक यहाँ पर बन सकते हैं। देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, गिरावट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। पिछले एक साल में देखोगे तो 1% की गिरावट है। इस बीच एक बहुत बड़ा डिक्लाइन भी हमने देखा था, ₹10.5 तक शेयर चला गया था। उसके बाद अच्छी तेज़ी आई, फिर गिर गया, फिर तेज़ी आई, फिर गिर गया। यहाँ पर अगर आप ग्राफ देखोगे तो पता चलेगा कि शेयर जो है ना वो बहुत कम टाइम में 40% की तेज़ी दिखाते हैं, मतलब 35-40% की तेज़ी दिखाते हैं, लेकिन उसके बाद ना 20-25% का डिक्लाइन भी आ जाता है। फिर अटेम्प्ट करता है, फिर गिरावट आती है, फिर अटेम्प्ट करता है, फिर गिरावट आती है। और देखो यहाँ पर ना जुलाई के बाद जो तेज़ी बनी है ना, ₹14 से जो शेयर भैया गया है यहाँ पर ₹22 पर, उसकी सबसे बड़ी वजह थी रिलायंस की एनुअल जनरल मीटिंग। देखिए, रिलायंस की जब एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी तब इन्होंने काफ़ी बड़ी अनाउंसमेंट करी थी कि रिलायंस जो है वो अपनी सब्सिडीज़ कंपनी में 14,200 करोड़ रुपए का निवेश जो है वो करने वाली है। और उनमें से सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो आलोक इंडस्ट्रीज़ को अलॉट यहाँ पर हुआ है। तकरीबन 7,000 करोड़ रुपए जो है वो रिलायंस ने अलॉट किए हैं आलोक इंडस्ट्रीज़ के लिए, और ये बहुत बड़ी बात है। और जिसके चलते अगर आप देखोगे ना तो ₹14 का शेयर 22 पे चला गया। लेकिन अभी देखा जाए तो एक झटके में पहले गिरावट आई, और अभी भैया मार्केट ही अच्छे मूड में नहीं है। और स्मॉल कैप और मिड कैप की जिस तरीके से धुलाई हो रही है, पिटाई हो रही है, तो यहाँ पर भी वो गिरावट हमें देखने को मिल रही है। 5 साल का भी अगर आप ग्राफ देखो तब तो भैया 10% का ही ग्रोथ है मुश्किल से। हालांकि कोविड के टाइम पे बहुत बड़ी तेज़ी आई थी, क्योंकि भैया एक माहौल बन गया था कि पीपीई किट की शॉर्टेज है इंडिया में, और इन्होंने ये वही बनाना शुरू किया था। तेज़ी आई, उसके बाद लगातार गिरावट ही आई, और अभी भी वो उससे उभर नहीं पाया है। देखिए, आलोक को लेकर देखा जाए तो वॉल्यूम इनके अच्छे, तकरीबन 96 लाख से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में शेयर ट्रेड होते हमें नजर आए। और तो और कंपनी को लेकर देखें तो भैया 50-50 का रेशियो है अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर। 50% लोग कह रहे बेचो, 50% लोग कह रहे खरीदारी करो। यहाँ पर अगर हम नंबर्स देखेंगे तो भैया वो उतने ज़्यादा एंकरेजिंग तो कतई नहीं है। फंडामेंटली कंपनी काफ़ी ज़्यादा वीक है। रेवेन्यू देखो तो लगातार डिक्लाइन फेज चल रहा है। अगर आप प्रॉफिट देखो तो वो है नहीं, लगातार लॉस ही है। लेकिन जो शॉर्ट टर्म में जो तेज़ी आई थी उसकी वजह ही थी कि भैया रिलायंस ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करी थी कि 7,000 करोड़ रुपए आलोक के लिए हम अलॉट कर रहे हैं, और उसी की वजह से तेज़ी थी। अगर वो नहीं होता तो शेयर शायद आलोक का ₹22 तक कभी जाता ही नहीं। हो सकता है कि ये वापस से गिरावट दिखा कर के 14-15 की रेंज में घूमता रहता। अगर आलोक को लेकर बात करी जाए वैल्यूएशन के हिसाब से तो भैया इसका पी नेगेटिव में है। कोई भी एनालिस्ट खरीदारी करने की यहाँ पर बात नहीं कर रहा है। शेयर होल्डिंग को लेकर अगर हम बात करने जाए तो प्रमोटर के पास 75% की होल्डिंग है। प्रमोटर कौन है यहाँ पर? रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास 40% की होल्डिंग है यहाँ पर, और जेएम फाइनेंशियल के पास 35% की होल्डिंग है। जेएम फाइनेंशियल भी भैया रिलायंस का ही है। यहाँ पर म्यूचुअल फंड देखे तो कुछ भी नहीं है उनके पास। डोमेस्टिक के पास 0.32% की होल्डिंग है। एफआईज 2.16% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। रिटेल और अदर्स 22.52% है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 16.53% की होल्डिंग पर बैठे हैं। देखिए, फंडामेंटली डेफिनेटली कंपनी बहुत ज़्यादा वीक है। अगर आप नंबर्स भी देखोगे तो आपको उतने ज़्यादा पसंद नहीं आएंगे। फाइनेंशियल्स भी अगर आप देखोगे तो उतने ज़्यादा आपको अच्छे नहीं लगेंगे इनके। और उसके रीज़न सिंपल है कि देखो, कोविड के टाइम पे ना एक बड़ी तेज़ी हमने देखी थी जब चाइना लॉकडाउन में था। आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 में काफ़ी अच्छी तेज़ी आई, लेकिन 23 में फिर से डिक्लाइन शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि मतलब जो चाइना पहले लॉकडाउन में था वो खुल चुका है, तो जाहिर सी बात है डिमांड जो पहले आई थी वो धीरे धीरे श्रिंक हो रही है। और अभी आलोक डेफिनेटली यहाँ पर दिक्कत में तो है। आलोक को लेकर बात करें तो देखो, दो पॉजिटिव चीज़ है इनके फेवर में, वो यही है कि रिलायंस का हाथ है इनके ऊपर, और 7,000 करोड़ रुपए का इन्होंने जो अलॉट किया है पैसा वो है इनके लिए। और दूसरी जो चीज़ इनके फेवर में है वो ये है गवर्नमेंट।
देखिए सरकार ने भी टेक्सटाइल सेक्टर को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इंसेंटिव प्रोग्राम शुरू भी करा है। हालांकि अभी भी आलो कुछ लिस्ट में नहीं है, लेकिन धीरे धीरे शायद वो भी आ जाएगा। गवर्नमेंट भी चाहती है कि भैया कंपनियां जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें और अपना जो सामान है वो इंडिया के बाहर बेचे, पैसा लेकर आए वहाँ से, ताकि भैया कहीं ना कहीं रेवेन्यू तो जनरेट हो। सरकार चाहती है ये। तो यहाँ पर इसीलिए इंसेंटिव प्रोग्राम शुरू होते हैं और टेक्सटाइल के लिए भी ये शुरू हो चुका है। आलोक को लेकर मैं ये कहूँगा कि देखो यार, कंपनी डेफिनेटली फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा वीक है, लेकिन ये जो पॉजिटिव चीज़ है इनके फेवर में, अगर वो चल गई तो इनकी किस्मत शायद बदल सकती है। लेकिन अगर मैं इसका ग्राफ देखूँ ना, तो एक चीज़ पता चलती है कि जब भी भागेगा थोड़ी सी गिरावट दिखाएगा, भागेगा गिरेगा, भागेगा गिरेगा, भागेगा गिरावट है। अब यहाँ से थोड़ा नीचे अगर 14-15 के आसपास जाएगा ना, तो एक अच्छा खासा सपोर्ट मुझे लगता है कि वहाँ पर है। इनिशियल सपोर्ट तो है 15 रुपये के आसपास। तो अगर ये 15-16 के बीच में जाएगा उतनी तब खरीदारी के मौके बन सकते हैं। लेकिन हाँ, एक वार्निंग, एक डिस्क्लेमर कि बहुत ही ज़्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट है ये, ठीक है। तो रिटेल इन्वेस्टर दूरी बनाए रखें, लेकिन जिनको रिस्क लेना पसंद है वही लोग 15 और 16 के बीच में जाए, थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करो, वेट करो, 12-13 के बीच में जाए, एवरेज करो यहाँ पर, और लॉन्ग टर्म के लिए देखो यहाँ पर क्या होता है। हालांकि एक और डिसएडवांटेज आलोक को लेकर ये हो सकता है फ्यूचर में, हालांकि अभी उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है और शायद जब तक आती नहीं है खबर तब तक हम चर्चा करेंगे भी नहीं, लेकिन ये है कि शायद डीलिस्टिंग की भी बात उड़ रही है। हालांकि डीलिस्टिंग होने वाली नहीं है इनकी, अगेन मैं कह दूँ ये नहीं होने वाला है। लेकिन जब आलोक इंडस्ट्रीज़ को ख़रीदा गया था तब एक लॉक इन पीरियड था कि इतने साल तक आप इसको डीलिस्ट नहीं करवा सकते। लेकिन जब वो लॉक इन पीरियड ख़त्म होगा तो भैया रिलायंस इंडस्ट्रीज़ क्या करेगा, अंबानी जी क्या करेंगे, ये ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूँ। तो ये तब की बात तब डिसाइड करेंगे कि क्या होता है। लेकिन अभी के लिए मैं यही कहूँगा कि ऐसा ना ही हो तो बेहतर होगा। तो आलोक जो लेवल मैंने बताए हैं वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। कंपनी फंडामेंटली वीक है, लेकिन जो दो चीज़ मैंने कही है शायद वो इनके फेवर में काम कर जाए, तो लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ें बेहतर हो सकती है इनके लिए। ये मेरा मानना है, बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चाहे अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।